हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार फिर से आप लोगों का एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखते हैं आज के जो हमारे शब्द हैं उस पर नज़र डालते हैं। दो शब्द आज हमारे पास हैं, एक है एंडोजेनेटिक फोर्स और एक है एक्सोजेनेटिक फोर्स, यानी कि अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। पहले इनकी परिभाषा देखते हैं और फिर सिंपल करके चीज़ों को आसान भाषा में समझेंगे। दोनों फोर्स को पृथ्वी की आंतरिक परतों से उठने वाले बल को अंतर्जात बल कहते हैं। इसे रचनात्मक बल के नाम से भी जाना जाता है। दोनों चीजों को समझेंगे। वहीं जो बहिर्जात बल है, एक्सोजेनेटिक फोर्स, उसकी परिभाषा देख लेते हैं। बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न बल को बहिर्जात बल कहते हैं। बहिर्जात बलों का भूपटल पर प्रमुख कार्य अनाच्छादन यानी कि डेनुडेशन होता है। अब यहां पर आंतरिक परतों को हमने पिछली क्लास में समझा था अच्छे से कि आंतरिक परतें पृथ्वी की क्या हैं, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब ये हमारी अर्थ है और इस अर्थ के अंदर से जो फोर्स उत्पन्न होते हैं पृथ्वी की आंतरिक परतों से, उस बल को कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स। वहीं पर इस पृथ्वी की सतह पर जो बाहर से जो फोर्स लगते हैं, बाहरी वायुमंडल से, ब्रह्मांड से, उसको कहते हैं बहिर्जात बल। समझते हैं अगली स्लाइड में अच्छे तरीके से जो भी कॉन्सेप्ट है इसका। यहीं पर जो एक शब्द है अनाच्छादन, वो हम अपनी अगली क्लास में समझेंगे डेनुडेशन क्या होता है। चलिए देखते हैं अगली स्लाइड पर। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, कुछ जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर नजर डालते हैं। पहला जो हमारा सवाल है, इज द अर्थ सरफेस यूनिफॉर्म एंड अनचेंजिंग, यानी जो पृथ्वी का जो हमारा सरफेस है, जो हमारी पृथ्वी की सतह है, क्या ये एक समान है, यूनिफॉर्म है, और क्या ये अनचेंजिंग है, अपरिवर्तनशील है, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस सवाल को देखने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ों को आसान करके समझते हैं। यदि मैं सरफेस की बात करूं, इसकी यूनिफॉर्मिटी की, कि ये एक समान है, तो आप ध्यान दीजिए, जब आप किसी लंबी यात्रा पर निकलते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर आप पहुंचते हैं, तो क्या धरातल पर सभी स्थानों पर पाई जाने वाली विशेषताएं एक समान हैं? यानी कि क्या पूरी पृथ्वी पर पर्वत ही पर्वत हैं, या मैदान ही मैदान है, या पठार ही पठार हैं? तो सीधा सा इसका जवाब होगा कि नहीं। इस धरातल पर विषमताएं मौजूद हैं। कहीं गहरे खड्ड हैं, कहीं भ्रंश हैं, कहीं भ्रंश घाटियां हैं, कहीं पर्वत हैं, कहीं मैदान हैं, कहीं मरुस्थल हैं। तो हमारा जवाब पहला मिल चुका है कि पृथ्वी का जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, उसमें काफ़ी विभिन्नताएं, काफ़ी विषमताएं मौजूद हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पर सवाल है, क्या पृथ्वी की सतह स्थायी है या अपरिवर्तनशील है? अब यहाँ पर सवाल यही उठता है, यदि हम अपने जीवन काल की बात कर लें जहाँ पर हम निवास करते हैं, तो हमें पहली चरण में ऐसा लग सकता है कि शायद ये स्थायी है, ये चेंज नहीं होती। लेकिन एक लंबे समय के बाद जहाँ पर मैदान है, हो सकता है वहाँ पर पहले महासागर रहा हो। जहाँ आज मैदान है, हो सकता है वहाँ पर आने वाले भविष्य में वो मरुस्थल का स्थान ले ले, यानी कि मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है, जिसमें मरुस्थल का विस्तार होता है, वो मैदानों को मरुस्थल में या शुष्क प्रदेशों में परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट हो जानी चाहिए। भूकंप के द्वारा भी कई परिवर्तन पृथ्वी की सतह पर देखने को मिलते हैं। ज्वालामुखी प्रक्रिया के दौरान भी जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर बाहर निकलता है, तो उसके द्वारा भी कई भिन्न प्रकार की लैंडफॉर्म, भूआकृतियां पैदा होती हैं। तो दोनों सवाल अब स्पष्ट हमारे सामने हो जाने चाहिए कि ना तो पृथ्वी का जो सरफेस है वो एक समान है, यूनिफॉर्म है, और ना ही पृथ्वी की जो सतह है वो अपरिवर्तनशील है, यानी उसमें निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा सवाल है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी,
अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जब हम फिजिक्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर दो ही चीज़ों का मुख्य तौर पर हम अध्ययन करते हैं, एनर्जी और मैटर, यानी कि ऊर्जा और पदार्थ। यानी ऊर्जा किस प्रकार से पदार्थ को बदलती है या कैसे परिवर्तन करती है, और पदार्थ किस प्रकार ऊर्जा में चेंज होता है या उसको प्रभावित करता है। यानी कि ऊर्जा और पदार्थ का जो इंटरलिंकेज है, अंतर संबंध है, उसी का अध्ययन फिजिक्स है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि पृथ्वी की सतह पर किसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है या पृथ्वी की जो सतह है वो एक समान नहीं है, तो इसके पीछे कोई ना कोई फोर्स जरूर काम करता है, कोई ना कोई एनर्जी जरूर काम करती है। बिना ऊर्जा के किसी भी पदार्थ में किसी भी प्रकार का परिवर्तन असंभव है। यानी कि यदि पृथ्वी की सतह पर कोई पर्वत का निर्माण हो रहा है या भ्रंश घाटी का निर्माण हो रहा है, कोई सतह नीचे दब गई है, या जो प्लेट है, जो इसको हम आगे पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी में, ये निरंतर रूप से गतिशील है, स्थानांतरणशील है, तो कोई ना कोई फोर्स या कोई ना कोई एनर्जी जरूर है। यानी कि यदि मेरा हाथ भी ये मूव कर रहा है तो ये कोई ना कोई एनर्जी है जिसको यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। जो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है ये भी एक ऊर्जा है जिसको ध्वनि ऊर्जा के नाम से हम जानते हैं। तो इस धरातल या पूरे ब्रह्मांड में यदि किसी पदार्थ में मूवमेंट होगा, ये यदि पेन हिलेगा, समुद्र की लहरें चलेंगी, हवाएं बहेंगी, कोई भी परिवर्तन यदि होता है या कोई भी गति किसी पदार्थ में होती है तो वो बिना ऊर्जा के संभव नहीं है। अब समझते हैं पृथ्वी की सतह पर जो ये चेंज हो रहे हैं या जो पृथ्वी की सतह गतिशील है, कौन सी वो ऊर्जा है जो इसके लिए महत्वपूर्ण कारक के रूप में काम करती है। अब यहाँ पर दो एनर्जी हमें देखने को मिलती है, एक तो है इंटरनल एनर्जी, पृथ्वी की आंतरिक ऊर्जा, और दूसरी जो एनर्जी है वो है सोलर एनर्जी यानी कि सौर ऊर्जा। अब जब हम क्लास में आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम टर्मिनोलॉजी को लेकर आगे चल रहे हैं, केवल शब्दों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब हमारी क्लास होगी तो पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है हम अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चीज़ों को यहाँ पर समझना जरूरी है। यानी कि जो जियोमॉर्फोलॉजी जो हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, तो उसमें मुख्य तौर पर तीन चीज़ों पर हम ध्यान देंगे। एक तो है जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान, भू आकृतिक विज्ञान। दूसरा है क्लाइमेटोलॉजी यानी कि जलवायु विज्ञान या वायुमंडल, जिस भी तरीके से आप समझना चाहें। और तीसरा है ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान या जलमंडल, जलमंडल। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जो जियोमॉर्फोलॉजी है इसके अंतर्गत हम जिन चीजों को पढ़ते हैं वो है पृथ्वी की सतह पर पाई जाने वाली जो लैंड फॉर्म है, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि जो दृश्य भूमियां हैं, इनका निर्माण कैसे होता है। वहीं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत मानसून, जलवायु, वर्षा का वितरण, टेम्परेचर, सूर्य तप, इन चीजों को हम पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी में या वायुमंडल में। समुद्र विज्ञान में समुद्र में पाए जाने वाले संसाधन, जल तरंग, कोरल रीफ्स, प्रवाल भित्तियां, इनका अध्ययन हम समुद्र विज्ञान में करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो जियोमॉर्फोलॉजी है आपका, इसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं यानी कि जो पर्वत पठार का जो निर्माण हो रहा है उसके लिए जो एनर्जी है वो है इंटरनल एनर्जी। यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो भू आकृतियां हैं, जो स्थलाकृतियां हैं, उनके निर्माण में जो ऊर्जा काम करती है वो ऊर्जा पृथ्वी की आंतरिक परतों से पैदा होती है। वहीं जलवायु और समुद्र के अंतर्गत जो भी परिवर्तन होते हैं, यानी कि हवाएं बहती हैं, वायुमंडलीय दाब है, समुद्री लहरों में संचलन होता है, समुद्री तरंगें उत्पन्न होती हैं, इन दोनों के लिए जो फैक्टर काम करता है वो है एक्सटर्नल एनर्जी, बाह्य ऊर्जा, जो कहां से प्राप्त होती है, सूर्य से, सोलर एनर्जी। अब यहां पर थोड़ा सा और चीजों को हम वैज्ञानिक तरीके से सीखते हैं। ये हमारा सन है, सूर्य, और ये हमारी अर्थ है। यहां से एक एनर्जी पृथ्वी की सतह पर पहुंच रही है और उस एनर्जी का जो आधार है वो है सूर्य पर एक केमिकल प्रोसेस चल रहा है जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन के हम नाम से जानते हैं, यानी कि नाभिकीय संलयन। उसमें जो हाइड्रोजन के दो आइसोटोप हैं, 1H1
और 1H2, 1H1, 1H2, ये दोनों जो आइसोटोप हैं, जो समस्थानिक हाइड्रोजन के आपस में मर्ज होते हैं, आपस में मिलते हैं, इनके मिलने से ये चेंज कर जाते हैं हीलियम में और प्लस जनरेट होती है एनर्जी। जब क्लास करेंगे उसमें और अच्छे से इसको समझेंगे, बस इतना आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पर सूर्य के ऊपर एक रासायनिक अभिक्रिया संचालित हो रही है जिसको नाभिकीय संलयन कहते हैं। उस नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के दौरान एनर्जी जनरेट होती है और वही एनर्जी पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है और पृथ्वी की सतह पर पहुंचने के उपरांत वह भिन्न भिन्न प्रकार की पवनों को उत्पन्न करती है, सागरीय तरंगों को पैदा करती है या वायुमंडलीय जो दाब है उसमें परिवर्तन करती है और जो चट्टानें हैं उनको क्रैक करती है। यानी कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो चीज़ें फैलती हैं सामान्य तौर पर। यदि मैं वाटर को अलग रख लूँ या जैसी रात होगी तो ये चीज़ें सिकुड़ेंगी और इससे चट्टानें क्रैक होंगी। नदी या जलवाष्प, जैसे ये समुद्र है हमारा, जब सूर्य तप पड़ेगा ऊपर से एनर्जी तो ये जलवाष्प के रूप में बादल बनेंगे और ये बादल वर्षा करेंगे तो नदियों की उत्पत्ति होगी। इस प्रकार से आपने समझा जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी के चलते नदियां, हिम नदियां, समुद्री तरंगे, पवने, इनकी उत्पत्ति होती है और ये सभी जो कारक हैं मिलकर जलवायु और समुद्री गतिविधियों को संचालित करते हैं। अब आते हैं इंटरनल एनर्जी की ओर। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने के लायक है। अब जो पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन हो रहे हैं उसके लिए जो जिम्मेदार एनर्जी है वो है पृथ्वी की आंतरिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पर हम देखें, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जो हमारी अर्थ है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर इस प्रकार से घूम रही है, इस प्रकार से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी की आंतरिक परतें हैं उनका घनत्व भिन्न भिन्न प्रकार का है। यानी कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर जो घनत्व है उसमें वृद्धि होती है। ऊपर की जो परत है यानी कि क्रस्ट, इसका घनत्व कम है, जबकि मेंटल का घनत्व उससे अधिक है और कोर का घनत्व सबसे अधिक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये है हमारी अर्थ। यहाँ पर इस अर्थ का मैं एक टुकड़ा बाहर निकाल लेता हूं जो हमने पिछली क्लास में भी समझा था। यहां ध्यान दीजिए, ये है क्रस्ट और ये है हमारी मेंटल। क्रस्ट का घनत्व डेंसिटी कम है जबकि मेंटल की डेंसिटी ज्यादा है। अब पृथ्वी यदि पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूम रही है तो क्रस्ट की जो गति है वो मेंटल से कम है। यानी कि जिस पदार्थ का घनत्व कम होता है, यदि मैं चीजों को घूर्णन करूं, घुमाऊं, तो जिसका घनत्व कम है वो चीजें पीछे रह जाती हैं और जिस चीज का घनत्व ज्यादा है उसकी गति बढ़ जाती है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, मान के चलें कोई झूला है, उस झूले पर आप दो चीजों को रख दें, एक तो पत्थर के टुकड़े को रख दें और दूसरा कुछ पानी की बूंदों को डाल दें और आप उस झूले को यदि ऐसे सर्किल में घुमाएं तो जो पत्थर है वो पीछे की तरफ कम जाएगा जबकि पानी की जो बूंद है वो पीछे की तरफ मूव करेगी, क्योंकि पानी की बूंद का घनत्व कम है जबकि पत्थर का घनत्व ज्यादा है। तो पत्थर जो है ज्यादा गति से घूमेगा जबकि पानी उसके थोड़ा पीछे रह जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पर समझते हैं, क्रस्ट का घनत्व कम है यानी कि पानी की बूंद की तरह है, मेंटल का घनत्व तुलनात्मक रूप से ज्यादा है और जब पृथ्वी घूमेगी तो मेंटल थोड़ा आगे निकल जाएगी और क्रस्ट की जो गति है वो थोड़ी कम होगी। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी है, असंबद्धता, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था, मोहो, यानी कि जो लगभग 100 किलोमीटर की गहराई पर है, यहाँ पर दोनों परतें, एक परत थोड़ी पीछे है एक आगे, इस प्रकार से समझिए। तो यहाँ पर एक घर्षण उत्पन्न होगा दोनों परतों के, क्योंकि दोनों परतें की जो गति है वो असमान है, एक ही समान गति से नहीं घूम रही हैं। तो यहाँ पर घर्षण उत्पन्न होने से ऊर्जा उत्पन्न होगी और उसी ऊर्जा के द्वारा जब वो ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगी तो भिन्न भिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं देखने को मिलेंगी।
यानी कि भूकंप की उत्पत्ति हो, ज्वालामुखी प्रक्रिया हो, पठार का निर्माण हो, पर्वतों का निर्माण हो, इन सभी स्थलाकृतियों के निर्माण के पीछे जो काम एनर्जी करती है उसको इंटरनल एनर्जी कहते हैं। और अभी हमने सीखा ये इंटरनल एनर्जी कहाँ से उत्पन्न हो रही है? पृथ्वी की आंतरिक परतों के घर्षण से। चीजें क्लियर हैं? चलिए देखते हैं अपना जो अगला क्वेश्चन है उसको समझते हैं। तो दोनों एनर्जी हमने समझ ली है। कुछ महत्वपूर्ण सवाल यहां पर भी हैं जो समझने काफी अहम है, काफी जरूरी है। इसका जो इफेक्ट है अंतर्जात और बहिर्जात बल का, उसका प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी की सतह पर। पहला जो इफेक्ट है द इनिशियल लैंडफॉर्म्स, यानी कि जो प्राथमिक या प्रारंभिक स्थलाकृतियां हैं उनका निर्माण होता है। और इस निर्माण के पीछे जो फोर्स काम करता है या जो एनर्जी काम करती है उसको कहते हैं अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक फोर्स। ध्यान दीजिएगा। दूसरा ग्रेजुअल लैंडफॉर्म्स, यानी कि क्रमिक स्थलाकृतियां, इसके पीछे जो फोर्स काम करता है उसको कहते हैं एक्सोजेनेटिक फोर्स, बहिर्जात बल। दोनों चीजों को समझते हैं। यानी कि पृथ्वी की सतह पर जो पर्वतों का निर्माण होगा, जो पठारों का निर्माण होगा, वो उसको कहेंगे इनिशियल लैंडफॉर्म, यानी कि प्राथमिक स्थलाकृतियां जो प्रथम प्रकार के बल के द्वारा निर्मित हुई हैं। अब पर्वत बनने के बाद जो बाह्य कारक हैं, जो जलवायु प्रक्रम है, क्लाइमेटोलॉजिक जो प्रोसेस है वो एक्टिव हो जाते हैं। यानी कि वर्षा, टेम्परेचर, वायुमंडलीय दाब, ये सभी जो फैक्टर हैं वो बहिर्जात बल के अंतर्गत काउंट होंगे। और पर्वतों का फिर ये अपर्दन होगा नदियों के द्वारा, पवन के द्वारा, इरोजन जिसको हम कहते हैं। ये अपर्दन होने के बाद नदियां अपने साथ बहाकर सेडिमेंट्स को बहाकर मैदानों में ले जाकर छोड़ देगी। इसको डिकम्पोजिशन कहेंगे, निक्षेपण। इस प्रकार से जो लैंडफॉर्म बनेंगे पृथ्वी की सतह पर उसको कहते हैं ग्रेजुअल लैंडफॉर्म्स, यानी कि क्रमिक भू आकृतियां। तो यहां पर हमने दोनों इफेक्ट को समझ लिया है, अंतर्जात बल के और बहिर्जात बल के, कि इसके प्रभाव पृथ्वी की सतह पर कैसे पड़ते हैं, किस प्रकार से ये दृश्य भूमियां नजर आती हैं। लास्ट जो हमारा पॉइंट है वो है टाइप ऑफ एंडोजेनेटिक फोर्स, यानी कि जो अंतर्जात बल है वो कितने प्रकार के हैं या उनका वर्गीकरण किस किस प्रकार से हमें करना है अपने अध्ययन को ध्यान में रखते हुए। समझते हैं। अंतर्जात बल को दो आधारों पर आप वर्गीकृत कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा। पहला जो आधार है वो है बेसिस ऑन द इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता के आधार पर जो अंतर्जात बल है उसको हम डिवाइड करते हैं। दूसरा जो आधार है वो है डायरेक्शन, यानी कि बल की दिशा के आधार पर भी इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला समझते हैं इंटेंसिटी, यानी कि तीव्रता। यदि बल की तीव्रता कम है या धीमी गति का है बल फोर्स तो उसको कहेंगे डायस्ट्रोफिक, यानी कि पटल विरूपणी बल। ये बड़ी धीमी गति से काम करता है लेकिन इसके प्रभाव बड़े स्तर पर नजर आते हैं और दीर्घकालिक प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। ये प्रभाव बड़ी धीमी गति से होते हैं जो कि आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से हम इसको एहसास इसका नहीं कर सकते हैं। वहीं जो दूसरा प्रकार का जो फोर्स है तीव्रता के आधार पर, यदि बल की तीव्रता ज्यादा है तो उसको कहेंगे सडन फोर्स। सडन फोर्स के अंतर्गत इसको हम प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप, वोल्केनिज्म यानी कि ज्वालामुखीयता। यहां पर जो फोर्स काम करता है उसको सडन फोर्स कहते हैं, यानी कि अधिक तीव्रता वाला बल। क्लियर है यहां पर चीजें? अगला जो हमारी क्लास होगी, अगले से अगली क्लास, उसमें इन दोनों को और हम स्पष्ट रूप से खोलकर पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन यहां पर इतना बेसिक क्लियर हो जाना जरूरी है जो अगले हमारे टर्म होंगे उसको समझने के लिए। दूसरा जो आधार है एंडोजेनेटिक फोर्स के वर्गीकरण का वो है डायरेक्शन, यानी कि दिशा के आधार पर जो पृथ्वी के अंतर्जात बल हैं, आंतरिक परतों से उठने वाले बल हैं, उनको भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक है वर्टिकल और दूसरा है हॉरिजॉन्टल,
यानी कि एक फोर्स तो काम करेगा वर्टिकल इस प्रकार से ऊपर और नीचे इस प्रकार से, और दूसरा फोर्स काम करेगा हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी की सतह है। यदि बल अंतर्जात बल की अभी हम बात कर रहे हैं, यदि बल ऊर्ध्वाधर ऐसे लगता है ऊपर नीचे की ओर तो इसको कहेंगे वर्टिकल फोर्स, और यदि फोर्स क्षैतिज रूप में काम करता है इस प्रकार से ऐसे, इसको कहेंगे हॉरिजॉन्टल फोर्स। इन दोनों को भी जो फोर्स हैं या इससे उत्पन्न होने वाले जो प्रोसेस हैं उसको हम अगली से अगली क्लास में समझेंगे अच्छे प्रकार से, लेकिन यहाँ तक आपका बेसिक क्लियर होना नितांत आवश्यक है। क्योंकि यदि मैं बात करूं एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक जो फोर्स हैं ये पूरे जियोमॉर्फोलॉजी का आधार है, उसकी कुंजी है। यदि आपने इस चीज को समझ लिया तो आने वाले जो अगले कॉन्सेप्ट होंगे, जो टर्मिनोलॉजी होगी, उसको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। तो आज हमने समझा है एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक फोर्स को। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं रोकते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास का जो कॉन्सेप्ट है आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। उसके बावजूद भी यदि आप और सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना भी ज़्यादा हो सके। कल हम फिर एक नए शब्द के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।